होगा, जो जियोमॉर्फिक एजेंट, जो भू आकृतिक कारक अपना अलग अलग तरह के परफॉर्मेंस देता है वो प्रक्रम होता है, ठीक ना। अब हवा का काम क्या होगा, हवा तो घोलेगा नहीं ना, घोलने का काम नहीं करेगा ना, ये क्या करेगा, उड़ा करके लेके जाएगा। हवा का काम क्या है, उड़ा करके लेके जाएगा। इसका मतलब है कि ये उड़ाने का काम जो करेगा, उड़ा कर ले जाना। और इसका एग्जांपल हम दिए थे कि लोएस, जो महीन कण होता है, डेजर्ट में जाइएगा, रेगिस्तान में, तो यहाँ की बालू के टिब्बे को या यहाँ की महीन कण को उड़ा करके कहाँ दूसरे जगह ले जाके छोड़ देता है। तो दोनों का अलग अलग काम है कि नहीं। जो रनिंग वाटर कर रहा है, बहता जल जो काम करेगा, क्या हवा वही करेगी, नहीं करेगी ना। इसका मतलब है प्रक्रम भी अलग अलग है। जैसे ही कारक बदलता है, भूआकृतिक कारक जैसे ही बदलता है, उसका प्रक्रम भी बदल जाता है, ठीक है। अब मान ले इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हिमानी। हिमानी का मतलब ग्लेशियर जो होता है बहुत बर्फ से ढका होता है, और धीरे धीरे वो पिघली अवस्था में जब होती है तो चलने लगेगा ना, वो तो पानी की तरफ बहेगी, वो पानी की तरफ बहने लगता है हिमानी क्षेत्र। तो जहां जाएगा और जहां से टकराएगा किसी चीज को, जब बर्फ की टीला जो होता है, बर्फ की चादर जो होती है, जब ससरता है, चलने लगता है, तो टकराएगा कहीं जाकर के वो, और जहां टकराएगा तो फिर वहां घर्षण पैदा करेगा, उसको तोड़ेगा, तोड़ेगा ना। मान लिया यहाँ से आया बर्फ की टीला, यहाँ टकराया। कभी कभी ऐसा फिल्म देखे है ना कि बर्फ की जो टीला होता है या बर्फ की जो टिब्बा होता है, वो आया और जहाज से टकरा जाता है, सुने हैं ना। क्या करेगा, वो डुबा देगा ना उसको, घर्षण पैदा करेगा ना वहां पे, टकराहट के साथ कोलिजन होगा ना, टकराव होगा उसका। तो इसका अलग फंक्शन हो जाएगा, हवा का अलग फंक्शन हो जाएगा, बहता जल है उसका अलग फंक्शन हो जाएगा। सी वेव है, अब मान लिया ये किनारा है समुद्र का, और इधर पूरा पानी भरा हुआ है, और इधर क्या है, लैंड है। ये समुद्री लहरें इधर से आएगी, इस तरह से इस किनारे पे टकराएगी, समुद्र की लहरें, ये पूरा समुद्र है, इधर इस साइड में पूरा समुद्र, इस साइड में लैंड है, और ये किनारा है समुद्र का। अब ये समुद्र की किनारा, ये लहर के साथ आती है ना किनारे पे, और इस किनारे पे टकराएगी। तो जहां इस किनारे की जो मिट्टियां होगी, कमजोर होगी, उसको तोड़ देगा, खोह बना देगा, ठीक है, बनाएगा कि नहीं बनाएगा। और अपर्दन करके इस मिट्टी को यहां तक क्या करेगा, ये इस प्रकार ही बना सकता है, बनाएगा कि नहीं बनाएगा। समुद्र के किनारे, समुद्र के उदाहरण नहीं लेते तो नदी का उदाहरण लेंगे। नदी के किनारे में देखिएगा तो एक खो टाइप का किनारे किनारे बन जाता है, क्योंकि वहां से क्या करती है, वो अपर्दन कर देती है मिट्टी को वहां से, और बहा करके लेके चल जाती है, तटबंध को तोड़ देता है, तोड़ता है ना, अपर्दन के कारण ही तोड़ता है, क्योंकि अपर्दन करके क्या करता है, उसको घोल देता है और वहां की मिट्टी को बहा करके लेके चला जाता है। तो ये प्रोसेस जो होती है, सभी का अलग अलग जो भू आकृतिक कारक है, जो मॉर्फिक एजेंट है, वो अलग अलग परफॉर्मेंस करता है, सबका अलग अलग काम है। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है। इसका मतलब कि भूआकृतिक कारक 5 है, और वो हवा है, जल है, हिमानी है, समुद्री लहरें हैं, और बहता हुआ जल है। तो ये सब एगो भूमिगत जल है, एक तो ऊपर में बह रहा है जल, ठीक है, इसका अलग प्रोसेस होगा। एक भूमि के नीचे भी जल है, तो भूमि के नीचे भी जल जो होगा, अगर मान ले चूना पत्थर प्रदेश में उसकी उपस्थिति है, तो चूना पत्थर प्रदेश को क्या कर, चूना तो घुल जाता है ना, पानी में चूना क्या घुल जाता है। अब जैसे चूना पत्थर प्रदेश में मान ले हुआ है, तो घोल देगा वहां के चूना पत्थर प्रदेश को, मतलब क्षेत्र को, और वहां अलग अलग भू आकृति का निर्माण करेगा, स्थलाकृति का निर्माण करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्येक भू आकृतिक प्रक्रम अपने स्थल रूपों का स्वयं एक समूह विकसित करता है, और प्रत्येक भू आकृति प्रक्रम है, प्रत्येक स्थलाकृति पर अपनी एक अमित छाप छोड़ता है, एक चिन्ह छोड़ता है। अगर मान लिया सपोज दैट मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक भू आकृति प्रक्रम स्थलाकृति पर
अपनी एक अमिट छाप छोड़ता है। शब्द को समझिएगा, प्रत्येक भूआकृति प्रक्रम, इसका मतलब है कि भूआकृतिक कारक है, अलग अलग भूआकृतिक कारक अलग अलग प्रक्रम करेगा ना। और प्रत्येक भूआकृतिक प्रक्रम स्थलाकृति पर, और जिस तरह का स्थलाकृति बनावे ये, जिस तरह का स्थलाकृति बनावे ये, तो प्रत्येक स्थलाकृति पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ता है, एक अपना चिन्ह छोड़ता है। उदाहरण लेते हैं, हवा इस दिशा से बहुत तीव्र गति से चल रही है, इस दिशा में, ठीक है। और मान लिया यहाँ कोई पहले तो ये रॉक था पूरा, ये मान लिया पिलर, कोई सपोज दैट पिलर है, क्या है, पिलर है। हवा इस तीव्र गति से चल रही है, हवा टकराएगी इस पोजीशन पे, टकराएगी या नहीं टकराएगी, टकराएगी। और ये रेगिस्तान का क्षेत्र है, रेगिस्तान में और जो मिट्टी का निर्माण होगा, इस तरह का टीला का निर्माण होगा, बालू से ही निर्माण होगा, मिट्टी तो नहीं है ना वहां, बालू से निर्माण होगा। तो इस दिशा में हवा चल रही है, तो इसका मतलब यहाँ टकराने के बाद क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, इसके धूल कण को यहाँ से तोड़ेगा ना, और इसको तोड़ करके कहीं दूसरे जगह ले जा करके यहाँ गिरा देगा। अब हवा यहां से नहीं चल करके अब इस दिशा में चलने लगा, तो फिर अब इस यहां टकराएगा कि नहीं टकराएगा, और यहां से फिर इसको अपर्दन करेगा, यहां से मिट्टी को, धूल कण को क्या करेगा, उड़ा करके फिर अब इधर ला कर निक्षेपित कर देगा। ऐसा होगा या नहीं होगा। तो ये टकराना और उड़ा करके यहाँ ले जाना, इसको प्रक्रम कहेंगे। और कारक इसका क्या होगा, विंड होगा। कारक इसका क्या होगा, हवा होगी। कारक इसका क्या होगा, वायु होगा। समझ में आ रहा है। इसका मतलब है कि अब इस तरह का जब निर्माण होगा तो ये भी हो सकता है, जिस तरह से हवा चलेगी तो यहाँ की मिट्टी को तोड़ दिया, जो यहाँ पूरा रूप से था, यहाँ के क्या कर दिया, काट दिया। कुछ समय बाद लगातार प्रोसेस जब चलते रहेगी तो क्या करेगा, हो सकता है पूरा अपर्दन करके इसको गिरा देगा। टूट के गिर सकता है या नहीं, क्योंकि इसका आधार कट जाएगा पूरी तरह से, इसलिए टूट के गिर सकता है। तो क्या रनिंग वाटर भी कर सकती क्या, क्योंकि रनिंग वाटर यहां तक तो पहुंचेगी नहीं, वो जब भी करेगी तो इसके नीचे यहाँ पे सतह पे चलेगा, यहाँ इरोजन करेगा और यहाँ काटेगा ये। तो सोचिए कि भूआकृतिक प्रक्रम, भूआकृतिक कारक जो है ना, उसके द्वारा भूआकृतिक प्रक्रम है अलग अलग होगा और अपनी एक अमिट छाप छोड़ती है। किस पे, ये स्थलाकृति है। ये क्या है, इसको कहते हैं भू स्तंभ। क्या कहेंगे, भू स्तंभ कहते हैं। स्तंभ मतलब पिलर होता है ना, तो अगर ये भू स्तंभ है तो यहाँ अलग अलग प्राकृति जो है प्रक्रम होगा, अलग अलग अपनी अमिट छाप छोड़ेगा। दूसरी में यह भी कहा जा रहा है कि प्रत्येक भू आकृति प्रक्रम जो है अपने ग्रुप का, अपने समूह का एक स्पेशल खास स्थलाकृति का निर्माण करता है। क्योंकि जो रनिंग वाटर करेगा वो हवा नहीं कर सकती है, जो हिमानी करेगा वो हवा नहीं कर सकती है, जो बहता हुआ जल करेगा वो समुद्री लहरें नहीं करेगी, और जो समुद्री लहरें करेगी वो कोई और नहीं करेगा। कहने का मतलब सभी लोग अपना अपना तरह से स्थलाकृति का निर्माण करेंगे। पहाड़ बनना है तो पहाड़ बनाने के लिए एंडोजेनेटिक फोर्स की जरूरत है ना, या एक्सोजेनेटिक, मतलब एंडोजेनेटिक फोर्स जो है अंतर्जात बल है, वो पहाड़ का निर्माण करेगा। और अगर मान लिया लेक, आपको सरोवर का निर्माण करना है, झील का निर्माण करना है, एंडोजेनेटिक फोर्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो सभी लोग अपने अपना तरीका से निर्माण करते हैं, अपने अपना स्थलाकृति, होगा कि नहीं होगा। तो ये शब्द समझ में आया है या नहीं, ये मुझे बताइए। क्लियर है यहां तक, आपका क्लियर है ना। 5 ही भूआकृतिक प्रक्रम है, वो है हवा, बहता हुआ जल, भूमिगत जल, समुद्री लहरें, और एक और कौन बचा है, हिमानी। ठीक है, कोई दिक्कत। यही 5 भूआकृतिक प्रक्रम हम लोग को पढ़ना है, सॉरी भूआकृतिक कारक पढ़ना है। और ये 5 भूआकृतिक कारक जो है अपने अपने प्रक्रम से, अपने अपने प्रोसेस से अलग अलग तरह के स्थलाकृति का निर्माण करता है, अलग अलग तरह के स्थलाकृति का निर्माण करता है। मतलब एक अलग अलग रूप के, मतलब स्थलाकृति बनाती है, लैंडफॉर्म बनाता है। और ये स्थलाकृति जो होती है, और स्थलाकृति समझ में आ रहा है क्या होता है, स्थलाकृति क्या होती है, अलग अलग तरह के स्थल की आकृति। पहाड़ होगा, सपोज दैट
तो इसकी तो चोटी होती है ना, हम पठार की बात करते हैं, तो इस शेप में होता है पठार। तो ये इसको क्या कहेंगे, स्थलाकृति है ना, ये भी स्थलाकृति है। झील वलना है, ये भी स्थलाकृति है। जलप्रपात सुने हैं नाम, वाटरफॉल, तो मान लिया वाटरफॉल, यहां से पानी गिरता है ना इसमें, ये भी एक स्थलाकृति है कि नहीं, ये भी स्थलाकृति है ना। तो ये बहता हुआ जल इसको बना रहा है, लेकिन पहाड़ और पर्वत को एंडोजेनेटिक फोर्स बना रहा है। मतलब सभी जो जितने प्रकार के आप चीजें देख रहे हैं बाहर में, ये घर है, ये घर बना हुआ, ये क्या है, ये भी तो स्थलाकृति है, प्राकृतिक द्वारा नहीं लेकिन किसके द्वारा, मानव निर्मित है कि नहीं है। तो मानव जो हो गया, इसका क्या हो गया, कारक, क्या हो गया, मानव हो गया एजेंट, और इसका प्रक्रम क्या क्या था, मतलब प्रोसेस क्या क्या था, जोड़ने का काम, ईटा जोड़ने का काम, सीमेंट मिलाने का काम, उसको गारा बनाने का काम, प्लास्टर करने का काम, ये प्रक्रम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो एजेंट का काम है काम करना, और एजेंट के द्वारा जो काम जिस प्रोसेस से किया जाता है वो प्रक्रम कहलाता है। ये 5 एजेंट हो गया और उसका अलग अलग प्रक्रम होगा। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना। अब है कि हम टॉपिक दिए थे सामान्य अपर्दन चक्र, दिए थे ना टॉपिक जो आज हम दिए थे कि सामान्य अपर्दन चक्र। अपर्दन चक्र क्या होता है, सामान्य अपर्दन चक्र, चक्र का मतलब होता है, हम लोग को पता है कि 360 डिग्री होता है ना। चक्र का मतलब है कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस बिंदु से, तो फिर घूम करके हम कहाँ यहाँ आ जाना होगा, ये चक्र है। मतलब अगर स्टार्ट होती है वहां से, तो फिर वहां घूम करके हमको जाना है या नहीं जाना है, उसको सामान्य अपर्दन चक्र कहेंगे। मतलब ये साइकिल जो है अपर्दित करते करते किस पोजीशन पे पहुंचेगी, कहां से स्टार्ट हुआ था, ये पूरी प्रोसेस जो है सामान्य अपर्दन चक्र कहलाता है। अब इस चीज को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे रनिंग वाटर के साथ आज, ठीक ना। कि एक रनिंग वाटर है, बहता जल, पहला एजेंट में आज पढ़ेंगे हम लोग। और पहला एजेंट जो है वो किस किस प्रकार का प्रोसेस से, किस किस प्रकार का भू आकृतिक प्रक्रम से, और कौन कौन सा रूप का स्थलाकृति बनाता है, वो किस प्रकार के स्थलाकृति का निर्माण करता है, वो स्थलाकृति का नाम हम लोग इंपॉर्टेंट है, वो उसको हम लोग देखेंगे आज। सामान्य अपर्दन चक्र, नॉर्मल इरोजन साइकिल है ना। और नॉर्मल इरोजन साइकिल है, होता क्या है, इसमें कह रहा है, डेविस का नाम सुने होंगे, हम लिखाए हैं आप लोग को, विलियम मॉरिस डेविस लिखाए हैं, आप लोग कॉपी पलट करके जरूर देखें इस चीज को। उन्होंने भूदृश्य और स्थलाकृति, भूदृश्य क्या अंतर होता है इसका, लैंडस्केप एंड टोपोग्राफी। There are two words, that is landscape and topography. What is the exact meaning and what is the difference between these two words? क्या अंतर है। स्थलाकृति तो उदाहरण दे सकते हैं आप कि जलप्रपात हो सकता है सर, डेल्टा हो सकता है, नदी अपने द्वारा लाई गई गाद को बहा करके जो ले जा रहा है, कहीं ना जाकर के निक्षेपण करेगा, उसको निक्षेपित करेगा, वहां भी एक स्थलाकृति का निर्माण होगा, उसको क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा भी एक स्थलाकृति है। तटबंध बन सकता है, जलप्रपात बन सकती है, ये सब स्थलाकृति हो गया। लेकिन भूदृश्य क्या है, हाँ ठीक है, भूदृश्य का मतलब ये हो गया कि मान लिया सभी चीजें, मान लिया यहाँ पे क्या है, पहाड़ भी है, पठार भी है, नदी है, झरना है, तालाब है, या जो भी हो, जितने तरह का डेल्टा है, सभी के रूप में जो होता है, विकास होता है, उसको क्या कहते हैं, भूदृश्य कहते हैं। और भूदृश्य के बारे में कहा जाता है कि डेविस ने महोदय बताए थे, हम लिखवा दिए आप लोग को, कि 3 चीज का प्रतिफल होता है। लिखवाए हैं, नहीं लिखवाए हैं, एकदम लिखवाए होंगे, जब चट्टाने पढ़ रहे थे तो चट्टान का पहला से दूसरा क्लास जाते जाते मैंने लिखवाया है। हाँ डेविस, विलियम मॉरिस डेविस लिखाए है ना। और ये बताएं कि भूदृश्य संरचना
प्रक्रिया और समय का प्रतिफल होता है। तीन चीजें इंपॉर्टेंट। संरचना, प्रक्रम या प्रक्रिया और प्लस समय, इसका प्रतिफल होता है। मतलब भूदृश्य, इसको पहले समझ लेते हैं। आज कह रहा है कि भूदृश्य, विलियम मॉरिस डेविस अमेरिका के एक बहुत बड़े विश्लेषक थे, तो उन्होंने बताया था कि किसी भी तरह का भूदृश्य का जो निर्माण होता है, पहाड़ का निर्माण हो रहा हो, झरना का निर्माण हो रहा हो, डेल्टा का निर्माण हो रहा हो, प्राकृतिक तटबंध का निर्माण हो रहा हो, बाढ़ के मैदान क्षेत्र का निर्माण हो रहा हो, जैसे कि नदी के किनारे बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ का मैदान क्षेत्र एक बन जाता है ना, तो उसका निर्माण हो, तो ये सभी तमाम चीजें जितना भी निर्माण किया जाता है वो तीन चीज का प्रतिफल होता है, रिजल्ट होता है। उसमें तीन चीजें जुड़ी होती है। पहला तो संरचना जुड़ा होता है, दूसरी बात प्रक्रम है, और तीसरा समय लगता है किसी चीज में। होता है कि नहीं होता है? जैसे कि मान लिया कह रहा है कि संरचना, अगर कठोर चट्टाने ऊपर में है और नीचे ये कठोर चट्टाने हैं, क्या है? कठोर, और ये सॉफ्ट चट्टाने हैं। ये कठोर चट्टान, ये सॉफ्ट मतलब मुलायम चट्टान है। अगर पानी बहेगी, पानी ऊपर से बह रही है, तो कठोर चट्टान, इसके ऊपर भी एक नॉर्मल है, सपोज दैट सॉफ्ट चट्टान है। क्या है? सॉफ्ट, मुलायम चट्टान है। नीचे इस तरह से बेडिंग बना हुआ है, अगर पानी यहां से गुजरेगी इस पर से, तो इस चट्टान को तो तोड़ देगी जल्दी, क्योंकि मुलायम चट्टान है ये। तोड़ेगी कि नहीं तोड़ेगी? अब इसका मतलब है यहां से पानी इस दिशा में गुजर रही थी इसके ऊपर से तो यहां जाकर के गिरेगी कहीं ना कहीं ये। यहां नहीं जाकर के अब क्या करेगी? धीरे धीरे इसको क्या करेगी? तोड़ेगी या नहीं? इरोजन कर देगी ना, घोल देगी इसको, गला देगी इसको, लेके चल जाएगा। अब जैसे ही ये टूट जाता है यहां तक, पानी अब यहां से यहां बहने लगेगी, लेकिन ये तो यहां से कठोर चट्टान स्टार्ट हो जाता है, और कठोर चट्टान के इतनी ताकत है इसके पास, और इतना कम इस पानी के पास ताकत है कि इसको तोड़ नहीं सकता, इसको गला नहीं सकता। इसका मतलब कि पानी अब यहां से डायरेक्ट कहां गिरने लगेगा? यहाँ पर, यहाँ पे आग टकराएगा। टकराएगा कि नहीं टकराएगा? चूंकि डायरेक्ट अब यहां से जाकर नहीं गिरेगा, यहाँ धीरे 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 यहाँ तक और आ जाएगा, मतलब ऊपर की सतह को धीरे धीरे समय लगेगा। तो ये तो संरचना था। संरचना समझ में आ गया ना? ये तो संरचना था कि किस तरह की संरचना से बना हुआ है। दूसरा प्रक्रम, प्रक्रम इसका क्या था? घोलने का काम कर रहा था, अपर्दित करने का काम कर रहा था। तो ये तो तोड़ दिया यहाँ करके, और इस तमाम चीजों में एक समय लगेगा। क्या लगेगा? ये लंबा समय लगेगी, एक दिन में नहीं तोड़ेगा ये, एक घंटे में नहीं, एक वर्ष में नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों वर्ष लग सकता है। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जब इतना बरस के बाद समय लगेगा इसमें, तो जब धीरे धीरे कुछ ऐसा समय आएगा जो पूरा के पूरा तोड़ देगा, ये पूरा के पूरा अपर्दित हो जाएगा जमीन, और अपर्दित हो जाएगा तो पानी यहाँ टकराएगी, तो कठोर चट्टाने, इसको भी समय लगेगा तोड़ने में, इसको भी धीरे धीरे। ये बहुत जल्दी अगर तोड़ा है इसको समय थोड़ा सा लगेगा ज्यादा, लेकिन घर्षण करते 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 होता है ना कि रस्सी आते जाते क्या होता है, चिन्ह पड़ जाता है ना पत्थर पे, तो सेम चीज यहाँ हो जाएगी। तो जब पत्थर पे ये लकीर खिंचा जाएगा यहाँ पे, तो इसको भी अपर्दन होगा। तो जो पानी पहले यहाँ से गिर रहा था, पानी अब यहाँ से गिरने लगेगा, और यहाँ के टकराएगा तो उछलेगा। क्या होगा? उछलेगा ना, पानी जैसे टकराएगा तो उछलता है, तो फिर इस तरह से उछलेगा, उछल करके फिर यहाँ आएगा, गिरेगा कि नहीं आएगा? नीचे गिरेगा ना अब, लेकिन फिर यहाँ मुलायम चट्टान है। अब पानी जैसे टकरा करके इधर आएगी, तो फिर यहाँ इस दीवार को टच करेगी, करेगी कि नहीं? और ये तो मुलायम चट्टान है, इसका मतलब है कि इसको धीरे धीरे क्या करेगा? तोड़ेगा, और यहाँ इस तरह से गुफा का निर्माण कर देगा। गुफा का निर्माण करेगा कि नहीं करेगा? तो डेविस महोदय के कहना था कि संरचना, प्रक्रम और समय का प्रतिफल होता है। होगा कि नहीं होगा ये चीजें? कोई दिक्कत? ये ज्योमॉर्फिक एजेंट था और ज्योमॉर्फिक प्रोसेस थी, मतलब भूआकृतिक कारक था और भूआकृतिक प्रक्रम था। अब कह रहा है, जो एक अवधारणा मैं आपको बताऊं, प्रत्येक भूआकृतिक प्रक्रम अपने स्वयं के स्थल रूप या एक स्थलाकृति पर अपनी अमिट छाप छोड़ता है, और ये अमिट छाप है या नहीं, क्योंकि वायु तो ये काम नहीं कर सकती, वायु ये काम नहीं कर सकती थी ना, इसलिए प्रत्येक भूआकृतिक प्रक्रम, अलग अलग भूआकृतिक प्रक्रम, और ये स्थलाकृति था, इस पर एक अमिट छाप छोड़ता है, मतलब एक चिन्ह छोड़ा है। चिन्ह क्या छोड़ा है? अब देखिए, ये केव का निर्माण कर दिया, गुफा का निर्माण कर रहा है,
एक चिन्ह हुआ ना उसके, किसके द्वारा? बहता जल के द्वारा बनाया गया है। और प्रत्येक भू आकृतिक प्रक्रम अपने स्वयं के, अपना एक स्वयं के स्थलाकृति का एक ग्रुप का निर्माण भी करता है। अब इसी तरह का स्थलाकृति का ग्रुप का निर्माण करेगा वो। मान लीजिए ये इस तरह का संरचना अगर इस तरह का है तो इस तरह का निर्माण कर रहा है। अगर संरचना इस प्रकार की बनी हो, ये तो हॉरिजेंटल था, चट्टान की परत हॉरिजेंटल बैठी हुई थी। अब वर्टिकल हम लेते हैं। अगर सपोज दैट ये है टफ चट्टान, मतलब खड़ी चट्टान है, और ये कठोर चट्टान है, और ये क्या है? मुलायम चट्टाने हैं। ये मुलायम चट्टाने हैं, फिर कठोर चट्टाने हैं। पानी फिर बह रही है यहां से, तो ये तो कठोर चट्टाने इसको जल्दी नहीं तोड़ेगा। इसको क्या करेगा? तोड़ देगा ना, यहाँ पे गड्ढा बना देगा ना। अब इस तरह से पूरी प्रोसेस में लगा हुआ है, तो हो सकता है यहाँ झील का निर्माण कर देगा। इस तरह से गड्ढा बन जाएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पानी फिर जमा हो जाएगा, झील का निर्माण हो सकता है यहाँ पे। ये छोटे छोटे चीज में समझा रहे हैं, ये बड़ा प्रोसेस हो सकता है, लेकिन इसको तोड़ना आसान नहीं होगा इस साइड वाला, क्योंकि हार्ड रॉक है ये। ठीक है, और फिर यहाँ से क्या होगा? ये तो फिर हार्ड रॉक स्टार्ट हो गया। पानी जब ओवरफ्लो कर जाएगी इस पे, तो फिर यहाँ से आकर के फिर उछल करके गिरेगा ये। जलप्रपात क्या होता है? सेम चीजें होती है। जलप्रपात का जो निर्माण होता है सेम चीजें। जहां कठोर चट्टाने होती है वहां उसको जल्दी तोड़ नहीं पाता, वहां से उछल करके पानी नीचे गिरता है, या फिर ऊपर से पानी डायरेक्ट नीचे आकर के गिरता है। धीरे धीरे लाखों करोड़ों वर्ष के बाद उसको क्या करता है? समतल भूमि में बदल देगा उसको। इसके मतलब कहा जाता है कि जैसे ही भू आकृतिक कारक या कोई भी इंडोजेनेटिक फोर्स के द्वारा, मतलब अंतर्जात, पृथ्वी के अंतर्जात बल के कारण, जैसे ही कोई भी संरचना या कोई भी भूदृश्य या कोई भी स्थलाकृति या कोई भी भूखंड अगर पृथ्वी के ऊपर उठती है, जैसे पृथ्वी से ऊपर उठती है, तो बाह्य कारक मतलब अंतर्जात नहीं, अब बहिर्जात बल लिखा है ना, दो तरह का बल। एक तो अंतर्जात बल के कारण पृथ्वी का भूखंड ऊपर उठती है। सपोज मान लिया भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गई, ज्वालामुखी ऊपर से नीचे से आएगा, और नीचे क्या कर रहा है? जमीन को फाड़ करके निकलता है, जमीन ऊपर में क्या करता है? एक स्थलाकृति का निर्माण करता है। तो भूगर्भिक प्रक्रम द्वारा या भूगर्भिक हलचल द्वारा जैसे ही कोई भूखंड पृथ्वी पर ऊपर उठती है, वैसे ही बाह्य कारक मतलब बहिर्जात बल जो होता है उस पर अपना प्रभाव डालना स्टार्ट कर देता है। करेगा कि नहीं करेगा? और बहिर्जात बल में कौन कौन आ जाएगा? फिर वही पांचों एजेंट आ जाएंगे। अब जैसे ही मान लिया एक ज्वालामुखी आई और इस तरह से भूमि ऊपर उठ गई, सपोज दैट भूमि ऊपर उठ गई, अब इस पे वर्षा होगा कि नहीं होगा? वर्षा होगा, पानी यहां से बहने लगेगी ना, बहेगी कि नहीं बहेगी? इस पे वर्षा होगा, सूर्यातप आएगा, सूर्य की किरणें आएगी, फिर इस पर बर्फ भी पड़ सकता है। तो दिन में क्या होगा? ये चट्टाने सूर्य के किरण के कारण क्या होगा? ये ऊपर वाला चट्टाने फैल जाएगा, और रात में ठंडा के कारण सिकुड़ जाएगा। फिर इस तरह से अल्टरनेट चलते रहेगा, ठंडा में सिकुड़ेगा, सॉरी गर्मी में फैलेगा, ठंडा में सिकुड़ेगा, दिन में फैलेगा, रात में सिकुड़ेगा। और जो आपस में बराबर ये चीजें प्रक्रिया होगी, इसके कारण क्या होगा? ऊपरी सतह क्या होगा? टूट फूट जाएगा। टूटेगा कि नहीं टूटेगा? और जैसे ही टूट फूटेगा तो इस पर जो पानी वर्षा होगी, तो ये टूटी हुई चट्टान को बेदर्ड प्रोडक्ट जो है इसको नीचे ला करके जमा कर देगा। करेगा ना? नीचे ला करके जमा कर देगा, एक प्लेन का निर्माण करेगा। होगा ऐसा कि नहीं होगा? तो ये प्रोसेस है टोटल, ये टोटल प्रोसेस है। कारक समझ में आ गया, प्रक्रम समझ में आ गया। अब इसके द्वारा जो कारक और प्रक्रम है दोनों का खेला जो है, ये 5 कारक है, पांचों कारक अलग अलग स्थलाकृति का निर्माण करेगा। अब उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। सामान्य अपर्दन चक्र पहले लिख लेते हैं, ठीक है, कि सामान्य अपर्दन चक्र होता क्या है। लिखिएगा, भूगर्भिक हलचल के कारण, भूगर्भिक हलचल के कारण, अब मुझे ये तो बताना नहीं है ना कि भूगर्भिक हलचल क्या होता है। क्या होगा? भूमि के अंदर में जो हलचल होने वाला है, और उसका कारण क्या हो सकता है? या तो भूकंप हो सकता है, ज्वालामुखी हो सकती है। तो भूगर्भिक हलचल के कारण जैसे ही कोई भूखंड, जैसे ही कोई भूखंड समुद्र तल से ऊपर उठती है, जैसे ही कोई भूखंड समुद्र तल से ऊपर उठती है,
बाह्य प्रक्रम उस पर अपना प्रभाव, बाह्य प्रक्रम उस पर अपना प्रभाव डालना प्रारंभ कर देती है। और उस उत्थित भूखंड को, उत्थित मतलब उठा हुआ, और उस उत्थित भूखंड को उठे हुए भूखंड को भू आकृतिक कारक, भू आकृतिक प्रक्रम द्वारा, प्रत्येक भू आकृतिक कारक अपने अपने प्रक्रम द्वारा, क्या लिखे, प्रत्येक भू आकृतिक कारक जिसमें जोड़ दीजिए, प्रत्येक भू आकृतिक कारक अपने अपने भू आकृति प्रक्रम द्वारा उसे अपरदित कर एक समतल मैदान में परिवर्तित कर देती है। एक समतल मैदान में परिवर्तित कर देती है। समतल मैदान में परिवर्तित कर देती है। इस समतल मैदान को डेविस ने पेडी प्लेन की संज्ञा दी है। पेडी प्लेन, संज्ञा दी है। समझ में आया? जो लिखे हैं हम लोग, जैसे कि मान लिया कोई भी भूखंड भूगर्भीय हलचल के कारण समुद्र तल से ऊपर उठने का मतलब क्या होता है? ऐसा बात नहीं कि समुद्र तल जो होता है एक लेवल मापा जाता है कि समुद्र तल से कुछ भी ऊपर उठेगी तो समुद्र तल तक उसको ले चला जाएगा। अपरदित होते होते समतल मैदान में बहा देगा ना, उसको बहाएगा कि नहीं बहाएगा? यह समतल मैदान तक उसको अस्थिर कर सकता है। चूंकि समुद्र तल से फिर नीचे अपर्दन कर नहीं सकती, चूंकि फिर निक्षेपण कहाँ करेगा? वो जो निक्षेपण होना था समुद्र में निक्षेपण होना है, तो जो समुद्र तल के बराबर हम अपरदित कर दिए, मान लिया अगर ये ऊंचा है सपोज दैट, तो यहाँ से पानी अगर बहेगी तो इसको अपरदित करते 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 इस लेवल पे आ जाएगा एक दिन, लाखों करोड़ों वर्ष में यहाँ इस लेवल पे आ जाएगा। इसके बाद तो अपर्दन नहीं कर सकती, क्योंकि इस लेवल पर मिला दिया, समुद्र तल ये है, इस लेवल पर इसको मिला दिया, इसका मतलब कि इससे नीचे अब नहीं जाएगा। ठीक है, तो कर रहा। और दूसरी बात, प्रत्येक भूआकृतिक प्रक्रम अपना अपने तरह से भूआकृतिक कारक के द्वारा अपना अपना तरह से एक अलग अलग स्थलाकृति का भी निर्माण करता है। तो सभी के बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा भूआकृतिक प्रक्रम है और भूआकृतिक कारक द्वारा यह परफॉर्म किया जाता है, और अलग अलग स्थलाकृति का निर्माण किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो सामान्य अपर्दन चक्र के 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा लिख लीजिए। क्या चीज, क्या लिखा है? प्रेफरेंस, पेडी प्लेन, पेडी प्लेन, हाँ इसको पेडी प्लेन कहते हैं। पेडी प्लेन का मतलब समतल, समतल हो गया मैदान, यहाँ पे किसी प्रकार ऊंचा वच नहीं दिखाई देगा, ये प्लेन कर दिया एकदम, मतलब इस लेवल पर ला दिया इसको। ठीक है, मान लिया यहाँ कुर्सी है, इससे नीचे कुर्सी है, ये कुर्सी से ये ऊंचा है, तो अगर मान लिया अपरदित तो होगा कोई चीजें, तो सबसे पहले ये होगा, फिर ये होगा, और एक ऐसा समय आएगा जो बराबर हो जाएगा, उसी को पेडी प्लेन कहते हैं। दूसरी बात है कि न्यू हैम्पशायर में एक मोनेड नॉक होता है ना, उसको एक मतलब छोटी पहाड़ी टीला के जैसा होता है। तो उस समतल भूमि में कुछ अगर मान ले यहाँ पे कठोर ऐसा चट्टान है जिसको अपर्दन एकदम नहीं कर सकता है, तो छोटा छोटा टीला के रूप में दिखेगा, उसको कहते हैं मोनेड नॉक। क्या कहते हैं? मोनेड नॉक। ठीक है, तो खैर बाद में लिखाएंगे। तो सबसे पहले कि सामान्य अपर्दन चक्र, इसको 3 भागों में बांटा गया है। अपर्दन चक्र को 3 भागों में बांटा गया है। लिख लीजिए, क्या लिखे? अभी हेडिंग क्या डाले हैं?
बांटा गया है। पहला प्रौढ़ा अवस्था, प्रौढ़ावस्था। दूसरा युवा अवस्था, और तीसरा जीर्णा, जीर्णा अवस्था। क्या चाहिए? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ये गलती हुआ है। उसके बाद जीर्णावस्था। ठीक है, सबसे पहले युवा अवस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, उसके बाद क्या होगा? जीर्णावस्था। मतलब इनिशियल होगा, उसके बाद मैच्योर होगा, उसके बाद फिर क्या होगा? ओल्ड स्टेज में चला जाएगा। ठीक है, ये चीजें हैं, लिख लिए? तो सबसे पहले में लिखेंगे युवा अवस्था के बारे में। युवा अवस्था, यूथफुल स्टेज। अब यहां से हम लोग देखते हैं यूथफुल स्टेज। अगर मान लिया कोई नदी है, पहाड़ पर से, पहाड़ पे नदियां, तो पहाड़ पर से पानी निकल करके नीचे आकर के नदियां बनती है लगभग। ठीक है, तो पहाड़ पर से नदी जैसे ही गुजरती है तो ये वर्टिकल कटिंग करता है। क्या करता है? सबसे युवा अवस्था में क्या करता है? ये वर्टिकल कटिंग करता है। वर्टिकल कटिंग करने का मतलब कि ये इस तरह से काटता है, अपरदित करता है, और ये भी शेप बनाता है। क्या बनाता है? भी शेप। ये भी शेप है ना, भी आकार का। तो सबसे पहले पहाड़ अवस्था, नदी जो पहाड़ पर से गुजरती है तो भी शेप डाउन कटिंग करता है, वर्टिकल कटिंग करता है, मतलब वर्टिकल इरोजन करता है इसको। समझ में आ रहा है? सबसे पहले अवस्था में। और इसका वेग यहाँ क्या होगा? वेग बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, सबसे तीव्र गति से वेग यहाँ होगा। पानी पहाड़ पर से डायरेक्ट गिरेगी, या पहाड़ पर, पहाड़ तो ऐसा नहीं कि फ्लैट होता है, वो तो चोटी होती है, चोटी पर से डायरेक्ट आता है पानी, तो क्या करेगा? वो सबसे तीव्र गति होगी, वॉल्यूम भी उसका ज्यादा हो सकता है। अगर 2-3 नदियां मिली हो पहाड़ पे तो ज्यादा हो सकता है। तो ये तीव्र गति से गिरेगी, इसलिए इसको भी शेप का निर्माण करेगा। ये क्या होगा? युवा अवस्था में हो सकती है भी शेप का। इसको क्या कहते हैं? घाटी। क्या कहेंगे? भी शेप घाटी कहेंगे ना। इसके बाद फिर होता है एक गॉर्ज। एक होता है कैनियन। ये गॉर्ज है, और इसी का थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इसको क्या कहेंगे? कैनियन कहेंगे। इसी का थोड़ा सा बड़ा रूप हो जाएगा अगर मान लिया तो इसको क्या कहेंगे? कैनियन कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे? गॉर्ज। गॉर्ज बहुत गहरा घाटी होता है। गौर जो होता है, बहुत, सिंधु नदी जब गुजरती है तो एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा घाटी का निर्माण किया है। और ये भी शेप में होता है, चूंकि मतलब डायरेक्ट अंदर को काटता है ये। और जब ये प्रौढ़ावस्था में पहुंचता है तो वर्टिकल नहीं करके लैटरल इरोजन करता है। मतलब अब नदी नीचे काटना है, इसके पास इतना ताकत नहीं रह जाती कि वो नीचे काटे। अब वो एक इस साइड में, मतलब साइड बाय साइड काटने लगता है दोनों तरफ से। अब जैसे कि पानी चल रही है पूरा, अब टकराएगा वहां जाकर उस दीवार में, फिर इस दीवार में, इस किनारे में टकराएगा। तो इस दीवार में जैसे ही टकराएगा तो क्या करेगा? वहां क्या करेगा? अपर्दन करेगा ना वहां पे। तो इस तरह के अपर्दन करेगी, और वहां थोड़ा सा वेग इसके अपेक्षा, यूथफुल के अपेक्षा थोड़ा सा कमेगा। कमेगा कि नहीं कमेगा? मतलब उसकी जो वेलोसिटी होगी, उस नदी का वेलोसिटी होगी, कम जाएगा। दूसरी बात है, जब ओल्ड स्टेज में पहुंचेगा तो वहां क्या करेगा? जो अपर्दन किया था ऊपर में, सबसे ऊपर में, फिर बीच में, वो निक्षेपण जो बेदर्ड प्रोडक्ट है, वो नदी अपने साथ जो ला रही है, अब उसके पास इतना ताकत नहीं रहा कि बहुत जगह दूर लेके जाए। वो क्या करेगा? समुद्र में मिलने से पहले क्या करेगा? निक्षेपित करेगा, मतलब गाद के रूप में बिछा देगा वो। और वहां पे नदी क्या होगी? उसका वेग भी कम जाएगा, और जैसे ही वेग कम जाता है तो नदी अब जो तीव्र गति से आगे बढ़ रही थी, धारा जब तीव्र गति से आगे बढ़ता है तो स्ट्रेट वे में चलता है। धारा की गति जब कम हो जाती है तो लहरेदार चलने लगती है। ठीक है, अब धीरे धीरे आकर के मैच्योर से ही स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे आकर के विसर्प, इसको क्या कहते हैं? विसर्प। क्या कहेंगे इसको? विसर्प। मतलब सांप की तरह लहरा करके चलने लगेगी, और धीरे धीरे ऐसी पोजीशन आ जाएगी
कि एकदम बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा होगा, वक्र पूरा हो जाएगा, और कहीं कहीं तो टूट भी जाएगा इसका, और फिर स्ट्रेट वे में जब हो जाता है उसको ऑक्सवो कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सवो, मतलब गाय के खुर के आकार में हो जाता है वो, इस तरह से। जैसे कि मान लिया नदी इस तरह से अब चलने लगी है, ठीक है, इतना ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हो गया, तो कभी कभी ऐसा समय आएगा कि जो नदी इस तरह से बह रही थी, इधर जा रही थी, हो सकता है इधर अब नहीं जाकर के यहाँ काट दे, और यहाँ काट दे, यहाँ मिल जाएगा, तो ये जो शेप बच जाएगा इसको क्या कहेंगे? ऑक्सबो। यहाँ पानी जमा होगा ही होगा, ठीक है। ये प्रोसेस होता है टोटल, ये 3 रूप से गुजरता है। तो अभी हम लोग क्या लिख रहे हैं? पहला स्टेज क्या लिखे अभी? युवा अवस्था। इस अवस्था में नदी, इस अवस्था में नदी घाटी को बहुत गड्ढा या बहुत गहरा बनाता है, अर्थात यह ऊर्ध्वाधर, अर्थात यह ऊर्ध्वाधर अपर्दन करता है। चूंकि यहां नदी का वेग तीव्र होती है, चूंकि यहां नदी का वेग तीव्र होती है, ऊर्ध्वाधर कटिंग करता है, मतलब काट, अपर्दित करता है, काटता है। चूंकि यहां नदी का वेग तीव्र होता है, ये पहाड़ों पर से जब गुजरती है तो बहुत प्रकार का स्थलाकृति का निर्माण करती है, तो बहुत प्रकार के स्थलाकृति का निर्माण करती है, जैसे गॉर्ज, जैसे गॉर्ज, कैनियन, अंडरलाइन कर लीजिएगा, गॉर्ज बताते हैं, अभी तो बताए थे ना, गॉर्ज, कैनियन, भी आकार की घाटी, जलप्रपात, जलप्रपात इसी स्टेज में बनेगा ना, इसी स्टेज में बनेगा ना जलप्रपात, क्योंकि पहाड़ पर से जैसे ही नदी गुजर रही है तो पहाड़ पर से उतरेगी, तो पहाड़ पर से जैसे ही पानी गिरता है तो वही तो जलप्रपात होता है। तो जलप्रपात क्या क्या बनाएगा? गॉर्ज, कैनियन, भी आकार की घाटी, जलप्रपात इत्यादि। इस अवस्था में नदी, इस अवस्था में नदी बहुत गहरे घाटी, इस अवस्था में नदी बहुत गहरे घाटी, बहुत गहरे घाटी का निर्माण जो गॉर्ज और कैनियन के रूप में, जो गॉर्ज और कैनियन के रूप में विकसित होता है, युवा अवस्था का प्रतिफल है, युवा अवस्था का ही प्रतिफल है। युवा अवस्था का ही प्रतिफल है। ये पंखा नहीं चलेगा?
अच्छा ठीक है, ओके हाँ, युवावस्था का प्रतिफल है, एसी नहीं चल रही, चल रहा है हाँ। तो अपरदित करता है, वो वर्टिकल इरोजन करता है। सबसे पहले क्या करता है, युवा अवस्था में जैसे होता है तो नीचे गड्ढा तोड़ता है, तोड़ता और फोड़ता है, और गौर्ज जो होता है इस तरह का बहुत गड्ढा, बहुत गहरी घाटी का निर्माण करता है, इसको गौर्ज कहते हैं। और फिर यही जब थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लॉन्ग, इसको क्या कहते हैं, ये कैनियान कहलाता है। लगभग दोनों सिमिलर होता है लगभग, लेकिन थोड़ी सी अंतर होती है। और इसकी घाटी की जो होती है ना, वैली वाल जो होगा क्या होगा, स्टीप है ना, ये खड़ा ढाल होगा, खड़ा ढाल का निर्माण करता है एकदम। ठीक है, लिख लीजिए एग्जांपल, कोलोरेडो रिवर द्वारा, कोलोराडो रिवर नदी द्वारा, कोलोराडो रिवर बनाया गया गॉर्ज, बनाया गया गॉर्ज सिंधु नदी द्वारा भी बना है, गहरी घाटी। लिख लीजिए एग्जांपल में, सिंधु नदी द्वारा बनाया गया गहरी घाटी। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? अब दूसरी अवस्था लिखेंगे, कोलोराडो रिवर नहीं, हम वर्ल्ड में भी आपको दिखा देंगे कि कहाँ किस प्रकार की घाटियां बनती हैं, इसको देख ही लीजिए। नेट काम नहीं कर रहा है क्या? कुछ भी नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, वर्ल्ड मैप दिखाए नहीं है तो उसमें गॉर्ज का क्या रूप होता है, कैनियान किस तरह से होती है, वो हम बताएंगे। इस पे खुल ही नहीं रहा है, देखिए ना, है संभव अवस्था। इस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते इस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते नदी के वेग में, नदी के वेग में कमी आ जाती है। नदी के वेग में कमी आ जाती है तथा इस अवस्था से, तथा इस अवस्था से नदी विसर्प होने लगती है। विसर्प, विसर्प नहीं समझे, लहरेदार,
जैसे ही नदी युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करती है, जैसे ही नदी युवा अवस्था से प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करती है, हो गया ठीक, दिखाएंगे। जैसे ही नदी युवा अवस्था से प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करती है, स्थल रूपों में अंतर दिखाई, स्थल रूपों में अंतर दिखाई देने लगता है, स्थल रूपों में अंतर दिखाई देने लगता है। ढाल मंद पड़ जाती है, ढाल मंद पड़ जाती है। अब पहाड़ पर से गिरेगा तो उसमें ढाल ज्यादा होगा ना, क्या होगा, ढाल ज्यादा होगा। लेकिन जैसे ही पहाड़ पर से उतर जाता है तो ढाल मंद पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, ढाल मंद पड़ जाती है, उसमें तो वेग बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जैसे ढाल मंद पड़ेगा तो इसका वेग भी कम जाएगा, कमेगा ना। और जैसे कोई भी भू अस्थित उत्थित भूखंड से जब पानी गुजरने लग रहा था तो ये क्या करता है, अनुवर्ती, जिधर जिधर का ढाल रहेगा उधर उधर पानी बहने लगेगी। कोई दिक्कत है, जिधर का ढाल रहेगा, जिधर इसको स्लोप मिलेगा उधर पानी बहने लगेगा, उसको कहते हैं अनुवर्ती। क्या कहते हैं, अनुवर्ती। ठीक है, आगे लिखाएंगे, क्या लिखे अभी तक, ढाल मंद पड़ जाती है और नदी की वेग में कमी आ जाती है। नदी के वेग में कमी आ जाती है। अपर्दन कम और निक्षेपण, अपर्दन कम और निक्षेपण की प्रक्रिया बढ़ जाती है। अपर्दन कम और निक्षेपण की प्रक्रिया बढ़ जाती है। दोआब संकीर्ण हो जाते हैं, दोआब लिखाएंगे, दोआब क्या होता है बताएंगे। दोआब संकीर्ण हो जाती है, दोआब संकीर्ण हो जाती है और चोटियां सक्रिय तथा नीचे होती है, चोटियां सक्रिय तथा चोटियां सक्रिय तथा नीचे हो जाती है। हाँ, सक्रिय मतलब संकीर्ण, सक्रिय तथा नीचे होती जाती है। अब जो लंबवत अपर्दन, ऊर्ध्वाधर, सॉरी ऊर्ध्वाधर शब्द लिखाए थे ना उसमें, उसको लंबवत काट के कर लीजिएगा। ऊर्ध्वाधर का मतलब हो जाता है कि ऊपर मुखी, ठीक है ना। ये लंबवत का मतलब है कि नीचे, ये जो कटिंग कर रहा था लंबवत, ये फर्स्ट में लिखाए होंगे, ऊर्ध्वाधर है ना, उसको लंबवत करेंगे। लंबवत जो है ये क्या करता है, लंबवत कटिंग क्या हो गया है, अब लंबवत जो कटिंग कर रहा था ये कम जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगी। लंबवत कटिंग अब नहीं करेगा, अब क्या करने लगेगा, अब लैटरल कटिंग करेगा, पार्श्वी, किनारे किनारे वाला। ठीक है, इसको लिख लीजिए। लंबवत अपर्दन समाप्त हो जाता है और उसका स्थान, लंबवत अपर्दन समाप्त हो जाता है और उसका स्थान और उसका स्थान लैटरल इरोजन मतलब पार्श्विक अपर्दन ले लेता है और उसका स्थान लैटरल इरोजन मतलब पार्श्विक अपर्दन ले लेता है। लिखिए, इसमें, इससे घाटियां चौड़ी होना आरंभ कर देती है, इससे घाटियां चौड़ी होना। पहले जो भी शेप में बह रहा था ये पहले इधर डाउन कटिंग कर रही थी, इस तरह से लंबवत कटिंग कर रहा था। ध्यान से समझ लीजिए इस चीज को, सुनिए। पहले जो नदी थी लंबवत काट रही थी, अब कह रहा है कि अब ये समाप्त हो जाए, दूसरी अवस्था में जैसे ही पहुंचती है, मतलब प्रौढ़ावस्था में जैसे ही पहुंचती है तो ये डाउन कटिंग नहीं, ये वर्टिकल कटिंग नहीं करने लगता है, अब क्या करेगा, लेटरल कटिंग करेगा। मतलब इस घाटी के ऊपर टकराएगा और इस घाटी को चौड़ा करने लगेगा। क्या करेगी, ये घाटी को चौड़ा करना आरंभ कर देगी। लास्ट पॉइंट सेंटेंस क्या लिखे थे, घाटियां चौड़ी होना आरंभ कर देती है
नदी पर्वतीय प्रदेश को छोड़कर, नदी पर्वतीय प्रदेश को छोड़कर, नदी पर्वतीय प्रदेश को छोड़कर मैदानी प्रदेश में प्रवेश करती है। पर्वतीय प्रदेश को छोड़कर मैदानी प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। मैदानी प्रदेश में अब जो है नदी क्या हुई है, पहाड़ पर से उतर करके अब नीचे आ गई है, ठीक ना। मैदानी प्रदेश में प्रवेश कर जाती है और जलोढ़ पंख तथा जलोढ़ शंकुओं का निर्माण होता है। जलोढ़ पंख तथा जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख तथा जलोढ़ शंकु का निर्माण करती है। कालांतर में बहुत सारे जलोढ़ पंख आपस में मिलकर, कालांतर में बहुत सारे जलोढ़ पंख आपस में मिलकर गिरिपदीय जलोढ़ मैदान का निर्माण करता है। गिरिपदीय, गिरिपदीय जलोढ़ मैदान का निर्माण करता है। गिरिपदीय जलोढ़ मैदान का निर्माण करता है। मैदानी भाग में, इसमें लिखना है, मैदानी भाग में प्रवाहित होने के कारण नदी, मैदानी भाग में प्रवाहित होने के कारण नदी विसर्प लिखेगा। मैदानी भाग में प्रवाहित होने के कारण नदी विसर्प, विसर्प तथा गोखुर झील, विसर्प गोखुर झील प्राकृतिक तटबंध, गोखुर झील, गोखुर झील प्राकृतिक तटबंध, उसको सबको अंडरलाइन करते जाएंगे। मैदानी भाग में प्रवाहित होने के कारण विसर्प गोखुर झील प्राकृतिक तटबंध तथा बाढ़ के मैदान का निर्माण होता है। बाढ़ के मैदान का निर्माण होता है। बाढ़ का मैदान निर्माण नहीं होगा। अब मान लिया नदी बह रही थी इस तरह से, तो जब यूथफुल स्टेज में था, क्या था, यूथफुल स्टेज में, तो उसमें नदी की तीव्र वेग थी। अब तीव्र वेग किसी में रहेगा तो पानी तो बहुत जल्दी से पास कर जाएगा, ठीक ना, तो वहां तो पानी फैलेगा नहीं। अब जैसे ही पहाड़ पर से नदी उतर करके मैदानी प्रदेश में प्रवेश करती है, तो मैदानी प्रदेश में क्या होता है, अब तो ढाल कम गया है। पहला बात तो स्लोप कम गया उसका। दूसरी बात है अब नदी का वेग भी कम जाएगी। स्लोप ज्यादा रहता है तब तो नदी का धारा तेज रहेगा ना। अब मैदानी भाग में आ गया है तो नदी का धारा कम गई, और नदी का धारा जो इस तरह से चल रही थी एकदम स्ट्रेट वे में, अब हो सकता है इस तरह से चलेगी। समझ में आ रहा है, इस तरह से चलेगी, क्योंकि इसमें नदी का तीव्र वेग था और इसमें नदी का वेग कम गया है, तो लहरा करके चल रही है, ठीक है। अब जब लहरा करके चल रही है तो इसका मतलब है कि नीचे की इसका जो बेड होगा, यहाँ से जो मटेरियल काट करके लाया था और दूसरी पहला स्टेज में और दूसरा स्टेज में यहाँ क्या कर रहा है, अब बिछा रहा है। बिछाने का प्रोसेस का क्या कहते हैं, निक्षेपण। क्या कहते हैं, डिपोजिशन, उसको कहते हैं निक्षेपण। ये निक्षेपित करने लगी। अब जैसे किसी चीज को निक्षेपित करने लगी, यहाँ से नदी जाए और नीचे में जाकर के निक्षेपित करे, इसका मतलब है कि कुछ समय ऐसा आएगा जिसको इसके लेवल में ला देगा। निक्षेपण करेगा तो क्या करेगा, वो भर देगा ना, मतलब। अब जैसे भरेगा तो नदी तो उथली हो जाएगी। नदी में गाद जमा हो गया है, और नदी में जैसे गाद जमा होगा तो जब बहुत ज्यादा में पानी आ जाएगा, बहुत मात्रा में पानी आ जाएगा, तो इसकी पानी बाहर आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी। बाढ़ जब आता है तो नदी से बाहर आ जाती है पूरा पानी, और पानी आ जाते थे इस मैदानी इलाका में क्या करता है, गाद जमा कर देता है। करेगा ना, गाद मतलब वही सेडिमेंट्स को जमा कर देता है,
और यही सेडिमेंट्स जब फिर पानी कम जाती है तो नदी वापस चल जाती है पानी, और लेकिन यहाँ पर जो गाद जमा होता है किनारे पे, इसको कहते हैं प्राकृतिक तटबंध। क्या कहेंगे? प्राकृतिक तटबंध, क्योंकि नेचुरल द्वारा बनाया गया है। तो तमाम चीजें हैं। नदी जब युवावस्था से युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करते हैं तो स्थलाकृति के रूप में भी परिवर्तन हो जाता है। वहां क्या क्या बन रहा था? जलप्रपात का निर्माण हो रहा था। क्या बन रहा था? गॉर्ज का निर्माण हो रहा था, कैनियन का निर्माण हो रहा था, पर्वत स्कंद का निर्माण हो रहा था, बहुत तरह के स्थलाकृति का वहां निर्माण हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैच्योर अवस्था में पहुंचती है तो फिर स्थलाकृति का रूप भी बदल जाता है। यहाँ प्राकृतिक तटबंध का निर्माण हो रहा है, यहाँ बाढ़ का मैदान का निर्माण हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? अब है लास्ट स्टेज, जीर्ण अवस्था। जीर्ण अवस्था, ओल्ड स्टेज। ओल्ड स्टेज जीर्ण अवस्था ऐसे लिखेंगे। जीर्ण अवस्था, इसमें लिखिएगा धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था, धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था, धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था के सभी चिन्ह, धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था के सभी चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं, और नदी अपनी वृद्धा अवस्था को प्राप्त करती है। और नदी अपनी वृद्धा अवस्था को प्राप्त करती है। नदी अपनी वृद्धा अवस्था को प्राप्त करती है। इस अवस्था में ही नदी, इस अवस्था में नदी अपर्दन बिल्कुल नहीं करती। इस अवस्था में नदी अपर्दन बिल्कुल नहीं करती। इसके विपरीत, इसके विपरीत निक्षेपण ही, इसके विपरीत निक्षेपण ही नदी का मुख्य कार्य रहता है। इसके विपरीत निक्षेपण ही नदी का मुख्य कार्य रहता है। मुख्य कार्य, मेन काम होता है ना, कि मेन काम अब क्या बच गया इसका? अब तो अपर्दन कर नहीं सकता, इसके पास ताकत नहीं है, चूंकि वेग कम गया है इसका। नदी में जब वेग रहती है तब तो अपर्दित करती है ना, तो वेग कम गया है। अब ये जो स्टेट वे में बह रहा था, साइनस मतलब तरंग, वे भी स्टेट में बहने लगा है। ठीक है, अब इसके पास ये ताकत नहीं रही कि अपर्दन करेगा। अब क्या करेगा? जो अपर्दित मटेरियल है, जो पहली अवस्था से मटेरियल ढो करके ला रहा है नदी अपने साथ, उसको गाद के रूप में बिछा देगा, निक्षेपण करेगा। अब तीसरी अवस्था में नदी का मुख्य काम जो हो जाएगा, मेन फोकस होगा इसका, क्या करना? निक्षेपण। ठीक है, क्या लिखे सेंटेंस? हाँ, निक्षेपण ही नदी का मुख्य कार्य होता है। नदी की घाटी और भी चौड़ी हो जाती है। नदी की घाटी और भी चौड़ी हो जाती है। तथा द्वाब और भी संकीर्ण, तथा द्वाब और भी संकीर्ण एवं छोटे हो जाते हैं। तथा द्वाब और भी संकीर्ण तथा छोटे हो जाते हैं। संकीर्ण मतलब पतला हो जाना, जैसे कि चौड़ा है। ठीक है, एक गली है चौड़ी है, एक गली है संकीर्ण है। क्या समझते हैं उसका मतलब? एक गली है चौड़ी है, ट्रक भी चला जाएगा। गली बहुत संकीर्ण है, इसका मतलब है गली पतली है ना, साइकिल भी नहीं जाएगी। तो चौड़ा होना और संकीर्ण होना में यही फर्क होता है। ठीक है, क्या लिखे अभी तक? द्वाब लिख लिए हैं वो सेंटेंस। हाँ, चौड़ा हो जाती है, छोटे हो जाते हैं। हाँ, नदी समतल प्राय भूमि, नदी समतल प्राय भूमि पेनी प्लेन में बहती है। समतल प्राय भूमि क्या का मतलब होता है? पेनी प्लेन, PANEPL
समतल हो गई है, उसको कहते हैं पेनी प्लेन। लिख लीजिए पेनी प्लेन। पेनी प्लेन में बहती है। संपूर्ण क्षेत्र आधार तल के समीप, संपूर्ण क्षेत्र आधार तल के समीप संपूर्ण क्षेत्र आधार तल के समीप समीप पहुंच जाती है। कहीं कहीं पहुंच जाती है। समतल प्राय क्या लिखे, सेंटेंस पूरा बोलिएगा। आधार तल को प्राप्त हो जाती है या आधार तल तक पहुंच जाती है। लिखिए आधार तल के समीप पहुंच जाती है। कहीं कहीं कठोर चट्टानों के क्षेत्र, कहीं कहीं कठोर चट्टानों के क्षेत्र का अपर्दन, कहीं कहीं कठोर चट्टानों लिख लिए, कहीं कहीं कठोर चट्टानों के क्षेत्र का अपर्दन आधार तल तक नहीं हो पाता, आधार तल तक नहीं पहुंच पाता, जिससे अवशिष्ट पहाड़ियों का निर्माण होता है, जिससे अवशिष्ट पहाड़ियों का निर्माण होता है। अवशिष्ट पहाड़ी मतलब समझ रहे ना, जो शेष बचा हुआ है, जिसको अपर्दन नहीं कर पाया है, अवशिष्ट पहाड़ियों का निर्माण होता है। ऐसी पहाड़ियों को न्यू हैम्पशायर, ऐसी पहाड़ियों को न्यू हैम्पशायर एक जगह का नाम है, न्यू हैम्पशायर के माउंट, न्यू हैम्पशायर के माउंट मोनेडनॉक, मोनेडनॉक के नाम पर, मोनेडनॉक के नाम पर मोनाड नाक कहते हैं। मोनेडनॉक के नाम पर मोनाड नाक कहते हैं। डेल्टा इस अवस्था में बनाई जाने वाली, डेल्टा इस अवस्था में बनाई जाने वाली प्रमुख स्थलाकृति है। डेल्टा इस अवस्था में बनाई जाने वाली प्रमुख स्थलाकृति है। कभी कभी बाढ़कृत मैदान, बाढ़कृत, बाढ़ के द्वारा बनाया गया बाढ़कृत मैदान तथा प्राकृतिक तटबंध भी बनते हैं। तथा प्राकृतिक तटबंध भी बनते हैं। अब है कि मैच्योर स्थिति में भी प्राकृतिक तटबंध बन रहा था। इसके पीछे कारण क्या था कि नदी में गाद जम गई थी, नदी उथली हो गई थी, घाटी चौड़ा हो गया था, इस वजह से क्या होती है, पानी बाहर चला गया। अब तीसरी अवस्था में भी क्या होता है, अब तो और गाद जम जाएगा ज्यादा, क्योंकि डिपोजिशन, इसका मतलब डेल्टा का निर्माण करेगा। समुद्र में मिलने से पहले क्या करेगा, इसके मुहाने पे, नदी के मुंह पे क्या करेगा, डेल्टा का निर्माण करेगा। और ये डेल्टा का निर्माण करेगा तो फिर गाद जो जमी हुई है, हुगली नदी का एग्जाम्पल क्या था, पानी जहाज अंदर नहीं जा पाता है, ठीक है, गाद जम जाने के कारण, सिल्टेशन के कारण। अब स्थिति होती है कि वहां भी अगर पानी अधिक मात्रा में वॉल्यूम अगर बढ़ गया उसका, तो फिर वहां भी प्राकृतिक तटबंध चारों तरफ फैल जाएगा, वहां भी बना सकता है ना। लेकिन अगर प्राकृतिक तटबंध का क्वेश्चन आएगा तो मैच्योर स्थिति में ही टिक लगाना है, ठीक है। बन तो सकता है, लेकिन जो इसका जो है होता है ना, कि जैसे कि मान लिया कोई होता है कि किसी का अपना एक अपना पुत्र होता है, किसी पिताजी का एक अपना पुत्र अपने मतलब सहोदर, मतलब क्या कह सकते हैं, अपना है, और कोई एडॉप्ट किए कहीं से लाए हैं, ठीक ना, पुत्र तो वो भी कहला रहा है, लेकिन एक होता है कि अपना ब्लड है और एक कहीं से दूसरे जगह से हमें उसको एडॉप्ट किए हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती है।
लेकिन मेन जो फंक्शन है स्थलाकृति का उसमें उसका क्या है, मैच्योर स्थिति का। सोचिए कितना डीप है ये, इधर खड़ी ढाल है, इधर खड़ी ढाल है, और नदी इसको काट करके बनाया है। नदी अपना रास्ता इतना डीप काटा है इसको, इसको गॉर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉर्ज। और अभी तो पानी जमा है, भी शेप में होता है, इस तरह से होता है। सोचिए पहाड़ को कितना गड्ढा करके काटा है। ये गोर्ज एंड कैन्यान है। इसी का विस्तृत रूप होगा, वो क्या कहलाएगा, कैन्यान। ये लंबा है ना थोड़ा सा। गोर्ज तो था डायरेक्ट एकदम डीप थी, और ये देखिए किस तरह से काट करके इसको क्या कहते हैं, कैन्यान। लगभग सेम चीजें होती है, लेकिन सिर्फ ये लॉन्ग होता है ज्यादा, और वो गड्ढा के साथ होता है। दिख रहा है। एंजल जलप्रपात सुने हैं नाम, कहाँ पे है, गौर जल कैन्यान का सिर्फ समझ में आ गया। मतलब पहाड़ को सोचिए कितना डीप तक काट करके बनाता है वो, गॉर्ज एंड कैन्यान। ठीक है। भी शेप का मतलब होता है, भी शेप ये नदी द्वारा बहता जल द्वारा बनाया जाता है। एक यू शेप बनेगा, यू शेप जो होगा किसके द्वारा, हिमानी के द्वारा बनेगा। हम लिखवाएंगे आगे यू शेप, अभी तो लिखवाया नहीं, अभी तो टॉपिक नहीं आया बोला, हिमानी के द्वारा बनेगा यू शेप। और एक शब्द आया है मोनेड नॉक, अवशिष्ट पहाड़ियां। नदी यहां से गुजरी थी, धीरे धीरे मैदानी भाग में उतरी, मैदानी भाग में उतर के साथ, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इस अवस्था में। तो पहला अवस्था, दूसरा अवस्था, और ये क्या है, तीसरा अवस्था। यहाँ पे समतल जो नहीं दिख रहा है, लगता है समतल मैदान है ना, समतल मैदान है, लेकिन कहीं कहीं बीच में कुछ ऐसी पहाड़ी का टीला हो जाता है जिसको अपर्दन नहीं कर सकता ये। अब तो ताकत ही इसके पास नहीं है, तो अपर्दन तो कर ही नहीं सकता। इसलिए ये जो पहाड़ी टीला होता है न्यू हैम्पशायर में, तो वहां इस मोनेड नॉक एक पर्वत है पहाड़ी के नाम पर, इस जगह में जो होता है ना उसी को क्या कहते हैं, मोनेड नॉक। क्या कहेंगे, मोनेड नॉक कहेंगे। ये पहाड़ी थोड़ा सा समतल मैदान में जो छोटी छोटी पहाड़ी टीला के रूप में बन जाता है उसको कहते हैं मोनेड नॉक, जिसको अपर्दन नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो अब सामान्य अपर्दन चक्र के तीन अवस्था क्या क्या, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। नदी तीन स्टेज में गुजरती है, लास्ट में जाकर के समुद्र में मिल जाती है। ठीक है।
तो प्रौढ़ावस्था में अलग स्थलाकृति का निर्माण कर रहा है, जीर्णावस्था में अलग प्राकृतिक स्थलाकृति का निर्माण कर रहा है, और ये सभी जो युवावस्था में अलग कर रहा है। तो ये तो नदी जो है ये कारक हो गया। कौन सा कारक हो गया? भू आकृतिक कारक। समझ में आ रहा है? और प्रक्रम इसका क्या क्या था? गोलीकरण था, निक्षेपण था, परिवहन था, समान तरह तरह की प्रक्रिया कर रहा है ये। इसका मतलब है कि प्रत्येक भू आकृतिक प्रक्रम प्रत्येक स्थलाकृति पर एक अमिट छाप या चिन्ह छोड़ता है, और प्रत्येक भू आकृतिक प्रक्रम अपने स्थल रूपों का एक समूह विकसित करता है। करता है कि नहीं करता है? अब ये अपने 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 स्वरूप का मतलब सॉरी अपने ग्रुप का एक समूह निर्मित करता है। इसका मतलब यह है कि जो प्रोसेस ये जो नदी बना रही है, प्राकृतिक तटबंध बना रहा है, डेल्टा बना रहा है, आपको प्राकृतिक पुल बना रहा है, और आपको क्या है, गॉर्ज है, कैनियन है, जलप्रपात है, ये सभी बना रहा है। क्या हवा भी बनाएगी ये चीजें? नहीं बनाएगी ना। इसलिए कहा जा रहा है कि प्रत्येक भू आकृतिक प्रक्रम अपने स्वयं के स्थल रूपों का एक समूह विकसित करता है। करता है ना अपना समूह। इसका एक अगला अपना समूह होगा। क्वेश्चन लिख लीजिए, या फिर एक अवधारणा है, इसको लिख लीजिए। प्रत्येक भू आकृति प्रक्रम, प्रत्येक भू आकृति प्रक्रम स्थलाकृति पर, प्रत्येक भू आकृतिक प्रक्रम स्थलाकृति पर, दोनों प्रक्रम पहले इसलिए कहेंगे, सुन लीजिए इस चीज को समझ लीजिए, क्वेश्चन जब पूछे तो प्रक्रम हम इसलिए कहेंगे कि अल्टरनेट जो फाइनल रिजल्ट देने वाला होता है वो प्रक्रम होता है ना। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस यूज करना यहां इंपॉर्टेंट होगा, बनस्पति किसके? जियोमॉर्फिक एजेंट के कारण। ठीक है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस इंपॉर्टेंट होगा। तो प्रत्येक भू आकृतिक प्रक्रम स्थलाकृति पर अपना एक अमिट छाप छोड़ता है, अपना एक अमिट छाप छोड़ता है, तथा प्रत्येक भू आकृति प्रक्रम अपने स्वयं के स्थल रूपों का एक समूह विकसित करता है। अपने स्वयं के स्थल रूपों का एक समूह विकसित करता है। ठीक है, ये सेंटेंस समझ में आ रहा है ना? ये अवधारणा है। क्या है? ये अवधारणा है। अगर मान लिया आपको लिख दिया जाए ये सेंटेंस, बोल दिया इसको एनालाइज कीजिए, तो आपको ये बताना होगा कि हाँ हकीकत में प्रत्येक भूआकृतिक प्रक्रम होता है, अलग अलग स्थल रूप भी बनाती है। एग्जाम्पल के साथ आपको इसका डिस्कस करना होगा। ठीक है, ये समझाने के लिए, समझने के लिए दे दिए हैं। अब है आगे, ये तो असामान्य अपर्दन चक्र की बात हो गई कि क्या क्या होता है। अब लिखिएगा पहला जियोमॉर्फिक एजेंट जल। हेडिंग दीजिएगा, हेडिंग क्या डालेंगे? नदी के अपर्दन व निक्षेपण द्वारा, नदी के अपर्दन और निक्षेपण, हेडिंग बड़ा हेडिंग डालेंगे, बीच में नहीं। नदी के अपर्दन और निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृति, नदी के अपर्दन और निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृति। पहला जियोमॉर्फिक एजेंट आज स्टार्ट हो गया। ठीक है, मतलब भू आकृतिक कारक, और वो भू आकृतिक कारक क्या है? जल, बहता जल। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसके नीचे लिखेंगे थोड़ा, नदी द्वारा अपर्दन परिवहन, नदी द्वारा अपर्दन परिवहन, नदी द्वारा अपर्दन परिवहन तथा निक्षेपण, नदी द्वारा अपर्दन परिवहन तथा निक्षेपण के फलस्वरूप, नदी द्वारा अपर्दन परिवहन तथा निक्षेपण के फलस्वरूप वने स्थलाकृति का निर्माण,
वने मतलब बना हुआ, वने स्थलाकृति का निर्माण नदी की शक्ति पर निर्भर करती है, नदी की शक्ति पर निर्भर करती है, जो कि हम लोग क्लियर हो चुके हैं, है ना। पहला बार में नदी की शक्ति जितना थी, ट्रांसपोर्टिंग पावर जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है ना, कि कितने नदी को वहन कर सकते, मतलब ढोया जा सकता है, ट्रांसपोर्टिंग पावर। जीके गिलबर्ट, हम आपको एक कॉन्सेप्ट भी बताया था, जीके गिलबर्ट ने बताया था कि यदि नदी की वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसकी परिवहन की शक्ति जो होगी कितना गुना, 64 गुना हो जाएगा, है ना। बताए थे ना कि अगर नदी जिस वेग से चल रही है उस वेग को दुगना कर दिया जाए तो इसको परिवहन करने की क्षमता 64 गुना बढ़ जाता है, पावर बढ़ जाता है, वेलोसिटी जैसे बढ़ाएंगे तो। जीके गिलबर्ट का 6th पावर लॉ इसको कहते ही है, ठीक ना। तो अभी क्या लिखे हम लोग, नदी की शक्ति पर निर्भर करती है, आगे लिखेंगे इसी में। यदि नदी का वेग दुगना कर दिया जाए, यदि नदी का वेग दुगना कर दिया जाए तो इसकी परिवहन क्षमता, तो इसकी परिवहन क्षमता 64 गुनी हो जाएगी, 64 गुनी हो जाएगी। इसी में दूसरा पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, यदि नदी की वेग, सॉरी, यदि नदी में जल की मात्रा, यदि नदी में जल की मात्रा दुगनी कर दी जाए, यदि नदी में जल की मात्रा दुगनी कर दी जाए तो, अब पहले तो हम वेग बढ़ा रहे थे, ध्यान दीजिएगा, पहले क्या बढ़ रहा था, वेग मतलब वेलोसिटी बढ़ रही थी। अब कह रहा है कि नदी में जल की मात्रा बढ़ा दो, वॉल्यूम इसको बढ़ा दो और डबल कर दो। पहला तो वेग वेग था, अब क्या है, मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो इसमें 64 गुना बढ़ जाता था जैसे ही डबल इसको करते थे। इसको डबल करेंगे तो क्या होगा, लिख लीजिए इसको, यदि नदी में जल की मात्रा दुगनी कर दी जाए तो भार वहन की शक्ति, तो भार वहन की शक्ति दुगुनी हो जाएगी, तो भार वहन की शक्ति दुगुनी हो जाएगी। नदियां 3 प्रकार के कार्य करती है, लिखिए, नदियां 3 प्रकार के कार्य करती है। नदियां 3 प्रकार के कार्य करती है। अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। नदियां 3 तरह के कार्य करती है, क्या क्या करती है, पहले तो अपर्दित करती है, दूसरा उस अपर्दन, उस बेदर्ड प्रोडक्ट को या उस डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल जो है उसको क्या करेगा, बहा करके ले जाएगा, परिवहन का काम करेगा, और तीसरा निक्षेपण, मतलब कहीं जा करके, लिख लिए, 3 तरह की कार्य करती है, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण, ठीक है। आगे लिखेंगे इसी में, अपर्दन के अंतर्गत, अपर्दन के अंतर्गत घोलीकरण, मतलब जिसको कहते हैं घोल देना, घोलीकरण, संक्षारण, घोलीकरण, संक्षारण, अपघर्षण, अपघर्षण, सन्निघर्षण, अपघर्षण, सन्निघर्षण, और लास्ट में तथा जल गति क्रिया, किसके अंदर में आ रहा है, अपर्दन में आ रहा है ना। अब ये भी प्रोसेस है, चूंकि प्रक्रम, प्रक्रम है नहीं तो, और कारक क्या था, अभी तो कारक क्या है, जल, और उसका प्रक्रम क्या है, देखिए तो अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण, मतलब सन्निघर्षण, अपघर्षण,
संक्षारण और जल गति क्रिया। जल गति क्रिया, जल गति क्रिया का मतलब जल का जो काम होगा जितना तरह का सभी काम उसमें आ जाएगा। तो अपर्दन किस किस माध्यम से करेगा? ये संक्षारण के माध्यम से करेगा, अपघर्षण के कारण करेगा, शनि घर्षण के कारण से करेगा, और दूसरा जल गति क्रिया के कारण से करेगा, है ना। तो ये प्रोसेस है, क्या है ये? प्रोसेस। और कारक क्या था? जल। इसका मतलब है कि प्रत्येक भू आकृतिक प्रक्रम जो है, मतलब प्रोसेस प्रक्रम है, अपना अपना अलग तरह से स्थलाकृति का निर्माण करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसमें आगे लिखिएगा, संरचना नहीं, इसमें जल गति क्रिया लिख लिया, जल गति क्रिया द्वारा होता है, लिख लिया इतना तक। आगे लिखिएगा इसमें, संरचना वेग, संरचना वेग आयतन भार लिख लिए, संरचना वेग आयतन ढाल, ढाल मतलब स्लोप, ढाल वनस्पति की उपस्थिति, वनस्पति की उपस्थिति अवसाद भार तथा अवसाद भार, लिख लिए, उपस्थिति अवसाद भार तथा समय अपर्दन की दर को निर्धारित करती है, अपर्दन की दर को निर्धारित करती है। अपर्दन की दर को निर्धारित करती है। क्या क्या चीज अपर्दन की दर को निर्धारित करती है? पहला बात हम ही शुरू से लेकर चलते हैं। और अपर्दन की दर कहने का मतलब क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है कुछ? रेट इसका मतलब अपर्दन की दर है, तीव्र होगी या कम होगा या स्लो होगा या फास्ट होगा, ये अपर्दन का दर। दर मतलब क्या होता है? रेट है ना इसका, किस तरह से, किस तीव्र गति से ये दर है। ठीक है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है? पहला कह रहा है कि वेजिटेशन, वनस्पति। कभी सुने हैं कि नदी के किनारे पेड़ लगा दिया जाता है? क्यों? ताकि नदी के किनारे का जो कटाव है रोक सके, है ना। तो वनस्पति से रिलेटेड है। अपर्दन की दर वहां कम होगी ना, घास लगा दिया जाए ताकि उसके घास जो है, उसके रूट जो है मिट्टी को पकड़े रहता है, अपर्दन होने के लिए नहीं देता है। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया कि अपर्दन वेजिटेशन की उपस्थिति। और जहां वेजिटेशन ज्यादा होगा अपर्दन वहां कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा डेफिनेटली, है ना, क्योंकि उसकी जड़ें जो है मिट्टी को पकड़ करके रखेगी, इसलिए अपर्दित होने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो पहला अपर्दन का दर कम हो जाएगा यहाँ। दूसरा क्या कह रहा है, बोलते जाइए? अवसाद की मात्रा। कह रहा है कि अवसाद की मात्रा ज्यादा अगर होगा तो भी अपर्दन कम होगा, एकदम कम होगा तो भी अपर्दन कम होगा, लेकिन एक सीमित लेवल में जितना चाहिए संघर्ष टूल्स जो होता है, इरोजनल टूल्स, अपर्दन जो औजार होता है अपर्दित करने वाला, उसकी मात्रा उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है तो अपर्दन ज्यादा होगा। ठीक है, तीसरा क्या है? समय तो लगता है। आप तो पहले बताएं कि किसी भी स्थलाकृति के निर्माण में संरचना, प्रक्रम और क्या है, समय, तीनों का प्रतिफल होता है, जो कि डेविस महोदय ऑलरेडी कह चुके हैं। और क्या है? संरचना तो बता ही दिए, वेग वेलोसिटी, पानी का वेग बहुत ज्यादा रहेगा, अपर्दन ज्यादा होगी। पानी का पहले समझ लीजिए, पानी का वेग अगर ज्यादा रहेगा तो अपर्दन ज्यादा होगा, पानी का वेग अगर कम जाएगा तो अपर्दन कम जाएगा। दूसरी बात, ढाल, ढाल अगर ज्यादा रहेगा तो अपर्दन ज्यादा होगा। यही कारण है कि ढाल पर्वत पे ज्यादा होता है ना, तो वहां क्या करता है, बहुत काट करके उस नदी द्वारा एक ऐसी स्थलाकृति का निर्माण किया जाता है जिसको गॉर्ज एंड कैनियन कहते हैं। सोचिए कि उस पहाड़ पर्वत को काट दे रहा है, इसका मतलब वहां वेग ज्यादा था, पहाड़ पे नदी की वेग बहुत ज्यादा था, बहुत तीव्र गति से बह रही थी, इसलिए वो गॉर्ज एंड कैनियन का निर्माण कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बोलिए, और कुछ था? नहीं था, यही था ना, इतना ही था। तो ये तमाम चीजें जितना भी
कारक है या जितना भी वस्तु स्थिति है उससे जो प्रतिफल बन रहा है, इससे अपर्दन की दर निर्धारित हो रही है। जहां वेजिटेशन ज्यादा है अपर्दन कम हो जाती है, जहां वेजिटेशन नहीं है अपर्दन ज्यादा हो जाती है, जहां स्लोप कम है अपर्दन कम हो जाती है, जहां स्लोप ज्यादा है अपर्दन ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ये सभी है। तो लिखेगा पहला में अपर्दित स्थल, नदी द्वारा अपर्दित स्थलाकृति या बहता जल द्वारा लिखेंगे, बहता जल द्वारा अपर्दनात्मक 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 स्थलाकृति का निर्माण, बहता जल द्वारा अपर्दनात्मक स्थलाकृति का निर्माण। जो बीपीसी में क्वेश्चन इस बार पूछा है ना, वही जियोमॉर्फिक एजेंट से पूछा है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस से, मतलब भूआकृतिक प्रक्रम से। और वो भूआकृतिक प्रक्रम कहां से उठाया था? बहता जल नहीं था, वो हिमानी से उठा लिया है। ठीक ना, हिमानी से उठाया है। 5 प्रकार के याद रखिएगा एकदम एकदम। अभी से अभी जो क्लास स्टार्ट हो रही है ना, ये जो बैच है ये वाला, तो ध्यान रखिएगा कि 5 जो भूआकृतिक कारक है इसको एकदम दिमाग में रखना कि भूआकृतिक 5 भूआकृतिक कारक पढ़ना है, और 5 भूआकृतिक द्वारा अलग अलग स्थलाकृति का निर्माण होगा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। प्रक्रम क्या होता है मुझे पता है, कारक क्या होता है ये भी मुझे पता है। कारक वही 5 होगा और प्रक्रम अलग अलग कारक का अलग अलग प्रक्रम होगा, और अलग अलग जब प्रक्रम होगा तो स्थलाकृति का निर्माण भी अलग अलग हो जाएगी। इसीलिए लिखा हुआ है कि भूआकृतिक कारक नहीं बल्कि भूआकृतिक प्रक्रम है, अलग अलग स्थलाकृति पे अपना एक अमिट चिन्ह छाप छोड़ता है, और प्रत्येक भूआकृतिक प्रक्रम जो है स्वयं के स्थल रूपों का एक समूह विकसित करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा है, आप लोग प्रयास कीजिएगा कि इसको लिखने का। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा है, इसको प्रयास कीजिएगा कि अपने शब्दों में किसे लिखें, और ये तब लिख पाएंगे जब 5 भूआकृतिक प्रक्रम हम लोग पढ़ लेंगे। ऐसे नहीं लिख पाएंगे, ऐसे तो सिर्फ अभी एक के बारे में आप जान रहे हैं, क्योंकि उसमें तो 5 का सम्मिलित हम क्वेश्चन लिखा है ना, कि प्रत्येक भूआकृतिक प्रक्रम लिखा है। इसका मतलब प्रत्येक भूआकृतिक प्रक्रम बहुत सारा 5 कारक के द्वारा लिया जाएगा, तो एग्जाम्पल दे नहीं पाएंगे वहां पे। इसलिए अभी ये क्वेश्चन है, जैसे 5 प्रक्रम खत्म होता है तो इसको प्रयास कीजिएगा कि अपने स्तर से लिखें इसको किस तरह से। अपर्दनात्मक स्थलाकृति, पहला क्या लिखे हैं? बहते जल द्वारा या नदी द्वारा अपर्दनात्मक स्थलाकृति का नाम। बहता जल या नदी दोनों बराबर है, ठीक ना, नदी हो सकती है, नदी में भी तो जल बहता है ना, तो बहता जल या नदी द्वारा अपर्दनात्मक स्थलाकृति का नाम। पहला स्थलाकृति लिखेगा गॉर्ज, गॉर्ज पहला स्थलाकृति गॉर्ज। लिख लिए? गॉर्ज तो देख लिए ना किस तरह से होता है, लिखिए। भी आकार की घाटी, भी आकार की घाटी यह लंबवत अपर्दन का प्रतिफल है। यह लंबवत अपर्दन का, और लंबवत अपर्दन मतलब इस तरह से वर्टिकल इरोजन कर रहा है, नहीं तो यह लंबवत अपर्दन का प्रतिफल है। यह सकरी गहरी, यह सकरी गहरी संकीर्ण, यह सकरी गहरी संकीर्ण तथा उत्तल ढाल वाली होती है। उत्तल, उत्तल ढाल वाली होती है। उत्तल कॉन्वेक्स, उत्तल ढाल वाली होती है। इसका विस्तृत, इसका विस्तृत जब नदी सिर्फ अपने तल को, इसका विस्तृत जब नदी, इसका विस्तृत जब नदी सिर्फ अपने तल को काटकर गहरा बनाती है, सिर्फ अपने तल को काटकर गहरा बनाती है। इसका विस्तृत जब नदी सिर्फ अपने तल को काटकर गहरा बनाती है तो अधिक गहरे महाखड्ड का निर्माण हो जाता है।
तो अधिक गहरे महाखड्ड का निर्माण हो जाता है, अधिक गहरे महाखड्ड का निर्माण हो जाता है, जिसे कैनयान कहते हैं। जिसे कैनयान कहते हैं। यही है वी शेप घाटी, गहरा घाटी। ठीक है, इसी तरह से इसको गॉर्ज और कैनयान दोनों लगभग सिमिलर होता है, सिर्फ ये लंबा होता है और बहुत गहरा होता है। और बाकी का जो हम लोग जो जितना स्थलाकृति का निर्माण होगा नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे, क्योंकि 8 से 10 स्थलाकृति बनना है। ठीक ना, तो ये तो अभी ध्यान रखिए, ये अपर्दनात्मक स्थलाकृति है, मतलब काट करके जो बना रहा है स्थलाकृति अपर्दनात्मक है। अपर्दन नदी जो अपने शक्ति द्वारा, अपने ताकत द्वारा जो काट करके जो स्थलाकृति का निर्माण कर रहा है, ये अपर्दनात्मक स्थलाकृति होगा। इसके बाद फिर निक्षेपात्मक स्थलाकृति होगा, और निक्षेपात्मक स्थलाकृति का मतलब होगा डिपोजिशनल फीचर जो होगा, वो डिपोजिशनल फीचर किसके आधार पर बनेगी, ये जो डिपोजिट कर दिया जाएगा, निक्षेपण कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो स्थलाकृति का निर्माण होगा वो निक्षेपित स्थलाकृति होगी। उसका एग्जाम्पल बता सकते हैं क्या कोई? डेल्टा, डेल्टा होगा ना, उसका निक्षेपण से बनता है वो। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे क्लियर इसको, कि और 8-10 क्या। हाँ सही बात है।